गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास के अंदर। सीए फाउंडेशन के बच्चे मेरे सामने भी बैठे हुए हैं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। हमारा बेटे क्या चल रहा है? हमारा चल रहा है सीए फाउंडेशन का लॉ, जिसमें मैंने एक चैप्टर आपका शुरू किया, कंपनीज एक्ट 2013। अब इस चैप्टर को जब मैंने आपके लिए शुरू किया था तो मैंने अभी सिर्फ एक क्लास दी है, जिसके अंदर मैंने बस एक इंट्रोडक्शन टाइप दिया है कि कंपनी असल में होती क्या है। मैंने आपको कई सारी बातें बताई, जिसमें मैंने ये भी बताया कि कंपनी का जन्म असल में क्यों हुआ था, मतलब क्यों कंपनीज एक्ट 2013 को लेकर आए थे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कंपनी बनाता कौन है और कंपनीज एक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कौन करता है। बहुत अच्छे तरीके से एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं, अच्छे से अपने दिमाग के अंदर इसको फिट करना। बच्चे मेरे, कंपनीज एक्ट 2013 क्यों आया था? इससे पहले एक एक्ट हुआ करता था, कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर कई सारे लूप होल्स थे, कई सारी कमियां थी, जिसका फायदा कई सारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह उठाते थे। मैंने आपको एक सत्यम वाला केस भी बताया था, जिसमें उन्होंने कई हजार करोड़ का जो है वो घोटाला किया था, जिससे स्टॉक मार्केट और भारत की इकोनॉमी पे बहुत भारी असर पड़ा था। 2008 और 9 की बात है, और मजबूरन भारत की सरकार को ऐसे कांडों को देखते हुए कंपनीज एक्ट 2013 बनाना पड़ा। और कंपनीज एक्ट 2013 बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अभी सिर्फ आपके लेवल पर, फाउंडेशन के लेवल पे, सिर्फ एक इंट्रो टाइप ही सिलेबस है। बाकी बहुत बड़ा सिलेबस आपको लगभग 70 नंबर का सीए इंटर के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब मैंने कंपनी को शुरू किया तो मैंने आपको ये बताया कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस जो हमें पढ़ने हैं वो 470 सेक्शन है। हमें नहीं पढ़ने, मतलब एक्ट के अंदर 470 सेक्शंस हैं और 29 चैप्टर्स में ये सारे सेक्शन से डिवाइड है। और 7 शेड्यूल, कितने शेड्यूल? 7 शेड्यूल्स में इन सारे चैप्टरों को इकट्ठा करके रखा हुआ है। ठीक है जी। अब दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि कंपनीज एक्ट जो है 2013, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है। मतलब देखो जी, एक्ट तो बन गया और कंपनीज, कई लाख कंपनियां भारत में हैं, तो वो सारी कंपनियां कंपनीज एक्ट 2013 का पालन कर रही है या नहीं कर रही, फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, इस चीज को देखने के लिए कौन पर्सन अपॉइंट किया गया है। तो जब ये कंपनीज एक्ट 2013 आया था, तब उस समय एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। असल में ये पहले से ही है मिनिस्ट्री, कंपनीज एक्ट 1956 में भी यही मिनिस्ट्री थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जो आज की डेट में हेडेड बाय निर्मला सीतारमण है, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि भाई कंपनीज एक्ट 2013 का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आप देखो। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपने से नीचे क्या करे, रीजनल डायरेक्टर्स को बैठाया। 7 रीजनल डायरेक्टर्स भारत के अंदर एट प्रेजेंट है, और रीजनल डायरेक्टर ने अपने नीचे आरओसी को अपॉइंट किया, कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। लगभग लगभग हर स्टेट के अंदर एक आरओसी होता है। महाराष्ट्र के अंदर और तमिलनाडु के अंदर दो दो आरओसी हैं। महाराष्ट्र के 2 आरओसी कहां पर बैठते हैं? एक मुंबई में बैठता है और एक पुणे के अंदर। और तमिलनाडु के 2 आरओसी कहां बैठते हैं? एक चेन्नई में बैठेगा और एक कोयम्बटूर में बैठेगा। ठीक है जी। फिर इसके अलावा आप जब आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र और अपना तमिलनाडु को छोड़ दे, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का एक आरओसी है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का एक आरओसी है जो कि कानपुर के अंदर बैठता है। ठीक है जी। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई। फिर मैंने एक कुछ हल्की सी एक नॉलेज ये दी थी कि जब भी कोई पर्सन कंपनी को बनाने का आइडिया सोचता है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाता है, तो जो इनकॉर्पोरेट करवाता है वो प्रमोटर होता है। आपने पिछली वीडियो अगर देखी होगी तो आज की क्लास आपको सुपर सॉलिड समझ में आ रही होगी। तो वीडियो जब भी आप मेरी देखेंगे तो आप लोग ना सीक्वेंस में देखना, जैसे कि कंपनीज एक्ट मैं अभी अपलोड कर रहा हूं, एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, दूसरा लेक्चर मैं अभी इस रिकॉर्डिंग के बाद अपलोड करूंगा।
तो आप कभी बीच से मत देखें, आप ना सीक्वेंस से देखें। आप देखना आपका ये वाला जो चैप्टर है ना, ये क्या लॉ का कोई भी चैप्टर अगर आपने मेरी वीडियो को सीक्वेंस से देख लिया 1 टू एंड तक, A to Z तक, आप बिलीव करो लॉ इतनी अच्छी शायद किसी स्टूडेंट को नहीं आती होगी जितनी अच्छी लॉ आप लोग मेरी वीडियो के माध्यम से समझ लोगे। आपको बदले में मुझे कुछ नहीं देना, आपको लाइक्स करने हैं, शेयर्स करने हैं, कमेंट करने हैं और मेरे चैनल पर बने रहना है। आप लोग बस मेरे चैनल को ग्रो करवाने की कोशिश करें और मैं आप लोगों को ग्रो करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी। तो कुछ अलग लेकर आने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने ये देखा है कई सारी जो वीडियोस हैं उन वीडियोस के अंदर अपना अपना करा के शॉर्ट में कुछ करके फॉर्मेलिटी करके वो चले जाते हैं, तो बच्चा भरोसा कर लेता है और जब वो भरोसा करता है वो कुछ दिन तक पढ़ रहा होता है और बाद में उसको पता लगता है कि यार ये तो अधूरा हो गया, ये तो आधा हो गया, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। मेरा प्रयास ये रहेगा, कई सारी मैंने अभी लगभग 32 वीडियोस डाली हैं सीए फाउंडेशन लॉ की और अभी बहुत सारी आने वाली है। अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि 60 लेक्चर के आसपास, 60 अराउंड 60 से ऊपर ही जाएंगे, नीचे तो नहीं होगा। लेक्चर्स जो है वो पूरा का पूरा आपका सिलेबस को कवर करवाएंगे। ठीक है, तो आपको साथ में बने रहना है। कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि सर थोड़ा सा बैकलॉग हो गया, कैसे करें? तो आप एक से ज्यादा वीडियोस एक दिन में देख सकते हो, 2 वीडियो 3 वीडियो देखकर अच्छे तरीके से सुने, क्योंकि हर वीडियो में मैंने पिछला टॉपिक रिवाइज करवाया है, तो रिवीजन भी आपकी साथ साथ हो जाती है। ठीक है जी। और 20 अप्रैल के बाद हम लोग एक रिवीजन सीरीज लेकर आएंगे, तो इसके लिए मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा 2-3 मिनट की, जिसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपको किस तरीके से रिवीजन मेरे साथ साथ करनी है। ठीक है, तो चले जी, तो वापस चलते हैं। मैंने ये कहा कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाता कौन है, तो मैंने बताया था कि एक पर्सन होता है जिसको आप कहते हैं प्रमोटर। कौन कहते हैं? प्रमोटर। प्रमोटर मीन्स द पर्सन हु गेट्स द आइडिया टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी, जिसको एक आइडिया आता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का और वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की प्रक्रिया में जो है वो हेल्प करता है। और प्रमोटर जाता है आरओसी के पास, सबसे पहले लिया जाता है कंपनी का नाम और कंपनी का नाम लेने के बाद अदर डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं एंड देन कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। तो ये इनकॉर्पोरेशन की प्रक्रिया इसी चैप्टर में आपके सिलेबस में आगे आएगी, तो मैं वहां पर पूरा डिटेल के अंदर बताने वाला हूं। अब आ जाए जी, हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था, मैंने बस एक बात बताई इंट्रोडक्शन में, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। तो मैंने एक डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कंपनी मीन्स द कंपनी which is incorporated under this act, which is incorporated under this act or any previous company law। मतलब कि कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में रजिस्टर्ड हुई है या उससे पहले किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, हम लोग मान लेंगे कि वो कंपनीज एक्ट 2013 का हिस्सा है। प्रीवियस कंपनी लॉ में हुई रजिस्टर्ड कंपनी को मेरे बच्चे बोलते हैं एग्जिस्टिंग कंपनी। कौन सी कंपनी बोलते हैं? एग्जिस्टिंग कंपनीज। जैसे एग्जांपल मैं दूं, टाटा कंपनी 166 ईयर्स हो चुके हैं इसको रजिस्ट्रेशन लिए हुए, तो टाटा की कंपनी ने कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन तो नहीं लिया, उन्होंने पहले लिया होगा, तो वो जिस भी एक्ट में रजिस्टर्ड थी कंपनीज के, मान लिया जाएगा ऑटोमेटिकली कि वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है। ऑल वेल। फिर मैंने आपको ये बताया कि कंपनीज एक्ट जो है वो हर कंपनी पे लगता है, बट कुछ कंपनी जैसे कि बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ऐसी कंपनी जो गवर्न बाय स्पेशल एक्ट है, जैसे आपके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाइड कंपनी कर रखी जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हाईवेज बनाती है, और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सारी की सारी एक्चुअल में कंपनीज हैं, बट इनके ऊपर कंपनीज एक्ट नहीं लगता क्योंकि इनके अपने सेपरेट एक्ट बनाए हुए हैं, क्योंकि इनका काम बड़ा स्पेशल है। देखो बैंकिंग बड़ी स्पेशल है, खुद ही सोचो, अगर थोड़ा बहुत बैंकिंग में इंडिया में गड़बड़ आती है तो स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी, इन्फ्लेशन सबकी ऐसी की तैसी हो जाती है।
इलेक्ट्रिसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस बहुत बड़े लेवल पर इंपॉर्टेंट है, स्पेशल एक्ट, नहाई, एफसीआई, तो फिर इन सबको अपने सेपरेट एक्ट दिए हुए हैं, इनके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। बात कुछ समझ में आती है जी? ठीक है। अब कंपनी की हम मीनिंग की बात करेंगे और उनके फीचर्स की बात करेंगे, मतलब आज की क्लास हमारी अब शुरू होती है। ठीक है, कंपनी की मीनिंग क्या कहती है? कंपनी की वैसे तो कई सारे अलग अलग जो लोग हैं उन्होंने अलग अलग मीनिंग दी है, आपको एक मीनिंग याद रखनी है कंपनी की। सेक्शन नंबर 220 ये बात बोलता है, जो कि कंपनी की डेफिनेशन का है, कहता है कंपनी मीन्स ए कंपनी which is incorporated under कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। तो कंपनी का मतलब वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में या किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ में। प्रीवियस कंपनी लॉ को आप कौन सी कंपनी कहते हो? एग्जिस्टिंग कंपनी। डन है। तो इसके अलावा जो डेफिनेशंस कुछ दी हुई है, जरा वो वाली भी पढ़ते हैं। कंपनी का मीनिंग और उसके फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत समय लगेगा हमें समझने में, और बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। आप बने रहना। कंपनीज एक्ट आप मेरी वीडियो से देखो, कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, मैं इस चीज का चैलेंज देता हूं, वादा करता हूं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, A corporation is an artificial being, invisible, intangible, existing only in contemplation of law. अभी मैं आपको आगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा और उन कैरेक्टरिस्टिक में बताऊंगा कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। देखो, आप और मैं एक नेचुरल पर्सन है, सांस ले सकते हैं, खा पी सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, लेकिन कंपनी जो होती है वो एक पर्सन तो होती है, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कौन सी पर्सन? आर्टिफिशियल। वो सिर्फ एक कानून के अंदर उसका एक वजूद है, नेचुरल लेवल पर कंपनी कुछ नहीं है। क्या कोई कंपनी खा पी सकती है, कहीं घूम कर आ सकती है? नहीं ना। एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी बनाई गई है जिसके थ्रू बिजनेस को चलाया करते हैं। और याद रखना, आगे वैसे ये कंसेप्ट आएगा, कंपनी का एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है, फीचर होता है, जिसको कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। आने दो, फिर समझाता हूं, फिलहाल आर्टिफिशियल बता दिया। बीइंग अ मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ, कंपनी सिर्फ लॉ के मुताबिक क्रिएट की जाती है। इट पजेस ओनली दोज प्रॉपर्टी विच द चार्टर ऑफ इट्स क्रिएशन कन्फर अपॉन इट। चार्टर का मतलब होता है मेरे बच्चे, अभी पढ़ेंगे हम लोग, चार्टर ऑफ इस क्रिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो लिखा होगा, क्या लिखा होगा? कंपनी पे वही प्रॉपर्टी होती है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे लिखे होते हैं, जो प्रमोटर्स वगैरह जो है लेकर आते हैं। ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर हेन, कहता है एक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। तो देखो आया ना, मैंने अभी मीनिंग के अंदर बताया था, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो जो जस्टिस मार्शल ने बोला, इस प्रोफेसर ने वही बोला, बस एक चीज और ऐड कर दी कि कंपनी जो होती है वो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है, मतलब रजिस्ट्रेशन कंपनी का करवाना पड़ता है। विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ having a separate entity with a perpetual succession and a common seal। आपको बताऊं मैं, ये जितने भी वर्ड्स इन्होंने यूज किए हैं, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये कंपनी के फीचर्स हैं। ये देखो, ठीक है, तो हम लोग आगे जाकर उनको पढ़ते हैं। और इन्होंने मेजर जो डेफिनेशन कंपनी की सेक्शन 220 ने ये बात बोली है, जो मैं आपको बता चुका हूं, कंपनीज एक्ट, कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। ऑल वेल, आपके एग्जाम में आए, आपको ये वाला लिखना है, दैट्स इट। क्लियर है? तो जी आ जाओ, एक सेक्शन, बस एक सेक्शन अभी तक आपने जाना है, सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट 20।
जो कि ये कहता है कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। पिछले कंपनी लॉ के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड हो, मान लेंगे कि आप यहां पर भी रजिस्टर्ड हो। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कंपनी के फीचर्स की। मैं ये सारे के सारे फीचर्स अभी कहीं साइड में बताने वाला हूं, पहले इनके नाम यहां से देखते हैं। एक तो कहता है सेपरेट लीगल एंटिटी, एक कहता है परपेचुअल सक्सेशन, एक कहता है लिमिटेड लाइबिलिटी, एक कहता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। फीचर्स इसके और भी ज्यादा है, बहुत सारे फीचर्स हैं, बट वो आपको सीए इंटर के अंदर थोड़े से एड ऑन कर दिए, यहां इन्होंने थोड़े से ही दिए। क्लियर है? हम एक एक करके बात करते हैं। अब बेटे आप लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाना, क्योंकि आगे आने वाले कई सारे कंसेप्ट्स को मैं यहीं पर बताऊंगा पहले, फिर जाकर बुक पे जाने वाला हूं। सबसे पहला फीचर ये कहता है कंपनी का होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का क्या होता है मेरे प्यारे? सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है जी। अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहता है? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, प्रमोटर गया होगा आरओसी के पास इनकॉर्पोरेशन कराने के लिए, प्रमोटर गया होगा आरओसी के पास, प्रमोटर ने कई सारे डॉक्यूमेंट दिए होंगे, आरओसी ने क्या किया होगा, सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर कर कंपनी को दिया होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सीओआई मींस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जैसे ही कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, उसी दिन कंपनी पे ये वाली कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेबल हो जाती है, जो कि कहता है कानूनी रूप से कंपनी अब क्या हो गई? सेपरेट हो गई। तो क्या कहता है? कंपनी बिल्कुल अलग। यहां ना बीच में जैसे मान लो कि एक दीवार है, क्या है? बीच में एक दीवार है। कंपनी अलग और कंपनी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग जो होते हैं वो अलग होते हैं। एक काम करते हैं, हम एक एक करके उन सबका नाम स्टार्ट करते हैं। क्या कंपनी से कंपनी का कोई डायरेक्टर जुड़ा होगा? हाँ जी सर, जुड़ा होगा। डायरेक्टर तो कंपनी को चला रहा होगा ना, यानी कि कंपनी के जितने फैसले, कंपनी तो खुद एक आर्टिफिशियल है, कंपनी खुद कोई फैसला तो ले नहीं सकती। कंपनी के बिहाफ पर कंपनी का डायरेक्टर फैसले लेगा, तो डायरेक्टर तो बहुत जरूरी है। अच्छा, शेयर होल्डर्स जरूरी है या नहीं? भाई पैसा तो शेयर होल्डर ही देंगे बिजनेस करने के लिए। ठीक है। प्रमोटर जरूरी है या नहीं? भाई प्रमोटर्स तो वो बंदा है जिसने कंपनी को जन्म दिया है। डिवेंचर होल्डर जरूरी है। हाँ जी, डिवेंचर होल्डर से भी हम लोग पैसे लेते हैं, कंपनी पैसे लेती है, बदले में उनको इंटरेस्ट देती है। सर एम्प्लॉयज होंगे क्या? अरे भाई एम्प्लॉयज के बिना कैसे कंपनी काम करेगी? सर क्रेडिटर होंगे क्या? बिल्कुल होंगे सर, क्रेडिटर क्यों नहीं होंगे? सर सप्लायर होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, सप्लायर क्यों नहीं होंगे? इसके आगे और भी एक्सेट्रा लिख दो। यानी कि ये सारे जो लोग होते हैं ये कंपनी से कनेक्टेड रहते हैं, हर कंपनी में ये सारे लोग होते हैं। अच्छा एक काम करता हूं, इन सबको मैं एक वर्ड देता हूं, आप लोग आज के बाद अगर पूरी कंपनी से जुड़े हुए सारे लोगों को एक वर्ड में बोलोगे तो उसको कहते हैं स्टेक होल्डर्स। क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर नहीं बोलते, स्टेक होल्डर। हर वो पर्सन जो किसी कंपनी से कनेक्टेड होता है उसको आप कहते हो स्टेक होल्डर। डन है जी? तो ठीक है, मैं वापस कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं। सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट ये कहता है कि जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई वैसे ही कंपनी और कंपनी से जुड़े हुए लोग जो हो जाते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। मतलब जितने भी डिसीजंस और जितने भी फैसले होंगे वो सारे के सारे फैसले कंपनी के नाम से लिए जाएंगे। तो आपने देखा होगा कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट होता है तो डॉक्यूमेंट के ऊपर नाम जो होता है वो कंपनी का होता है। जैसे एचडीएफसी बैंक, बैंक भी एक कंपनी है, बेशक बैंक पर कंपनीज एक्ट नहीं लगता बट है तो वो कंपनी। तो बैंक में अगर आपने पैसे जमा कराए तो बैंक की पर्ची पर लिखा हुआ एचडीएफसी बैंक, तो आपने पैसे बैंक में जमा करा दिए। अब जमा बैंक ने थोड़ी लिए, जमा तो किसी काउंटर पे बैठे हुए पर्सन ने लिए। और मान लो आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचे तो आप केस फाइल उस बंदे पे करोगे जिसने वो पैसे डिपॉजिट किए थे या एचडीएफसी बैंक के ऊपर करोगे? आप केस करोगे एचडीएफसी बैंक के ऊपर, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट के ऊपर नाम लिखा था एचडीएफसी बैंक। मतलब सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सारे नाम होंगे, सब कुछ
कंपनी के नाम पर होगा, कंपनी अलग है और कंपनी से जुड़े हुए लोग एकदम अलग है। बात समझ में आ रही है? तो एक कंपनी जो होती है उसका सेपरेट लीगल एंटिटी जैसे ही इनकॉर्पोरेशन हो जाता है बिल्कुल सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है। सारे काम, अब देखो, एसेट्स खरीदे जाएंगे तो वो कंपनी के नाम पर खरीदे जाएंगे, लायबिलिटी कंपनी के नाम पर ली जाएगी, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो कंपनी के नाम पर होंगे। अगर कोई गड़बड़ होती है तो केस फाइल भी कंपनी के ऊपर ही किया जाएगा, और कंपनी के साथ किसी ने गड़बड़ करी, इनफैक्ट कंपनी के मान लो एम्प्लॉय ने ही कंपनी को धोखा दिया, तो कंपनी अपने एम्प्लॉय पर भी केस फाइल कर सकती है क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है। किसी डिवेंचर होल्डर ने धोखा दिया तो कंपनी इस पर भी केस फाइल कर सकती है। किसी डायरेक्टर ने गलत काम किया तो कंपनी इस पर भी केस फाइल कर सकती है क्योंकि ये सेपरेट है। आया समझ में? इस कंसेप्ट को मैं दो केस लॉस से सिखाना चाहूंगा। सबसे पहला केस लॉ है, वैसे आपकी बुक में ये केस लॉ लिफ्टिंग वाले टॉपिक में दिया हुआ है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील आगे आएगा, बट मैं आपको दोनों केस लॉज यहीं बताऊंगा क्योंकि हम लोग यहीं पर शुरू से पढ़ाते हैं और ये टॉपिक ही नहीं का है, सेपरेट लीगल एंटिटी का ही टॉपिक है। सेपरेट लीगल एंटिटी का केस लॉ है सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। जरा ये केस समझना बहुत अच्छे तरीके से, इसके लिए दिमाग की जरूरत है केस करने की, केस को समझने के लिए। बेटे क्या होता है, सलोमन नाम का एक पर्सन होता है, एक सलोमन नाम का पर्सन होता है जिसका बिजनेस होता है सोल प्रोपराइटर। इसका बिजनेस था सोल प्रोपराइटर का, कोई लेदर वेदर का काम करता था, शूज वगैरह बनाता था लेदर के, लंदन की बात है, ठीक है। तो इसका कोई एक दोस्त आया, मतलब ये मैं कहानी ऐसी बना के बोल रहा हूं, ऐसा कुछ हुआ होगा या नहीं हुआ होगा मुझे नहीं पता। कोई एक दोस्त आया और दोस्त ने सलोमन को बोला, यार सलोमन तू क्या ये छोटा सा अपनी दुकान लेकर बैठा हुआ है, लोगों को देख कितना आगे बढ़ गए। सलोमन ने बोला ऐसे कैसे भाई, क्या हो गया? तो उसके दोस्त ने बोला, देख तेरे प्रोप्राइटरशिप का छोटा सा ये बिजनेस है, इस बिजनेस को अगर तू एक्सपेंड करना चाहेगा तो कोई तेरे ऊपर बिलीव नहीं करेगा। बिलीव इन द सेंस, सोल प्रोप्राइटर के नाम से अगर आप बैंक में, आप भी अगर जाओगे ना बैंक में लोन लेने के लिए कि भाई मेरी छोटी सी दुकान है मुझे लोन दो, बैंक आपको लोन नहीं देगा क्योंकि आपके पास भरपूर सबूत नहीं है कुछ। बैंक बिलीव नहीं करेगा। आपकी छोटी सी दुकान है, कल को बंद करके भाग गए तो, या आप किसी और इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टमेंट मांगने जाओगे, पैसे मांगने जाओगे तो वो आपको पैसे नहीं देगा। यही बात सोलोमन को बताई उसके किसी मित्र ने, दोस्त ने। सोलोमन ने भी दिमाग लगाया कि यार बात तो बिल्कुल सही है, छोटा सा बिजनेस है तो घर ही चल पाता है और मेरे ड्रीम तो बहुत बड़ा बनने के है। सोलोमन ने क्या किया, सोलोमन ने इनकॉर्पोरेट की एक पब्लिक कंपनी। क्या इनकॉर्पोरेट की? पब्लिक कंपनी। सलोमन का भी दिमाग आ गया भाई अब पब्लिक कंपनी बनाएंगे। तो सलोमन के परिवार में कुछ ऐसे लोग थे, एक तो सलोमन, एक उसकी वाइफ, 4 डॉटर और एक उसका बेटा था। नहीं 4 बेटे थे, ठीक है, और एक उसकी डॉटर थी, ठीक है। अब सलोमन ने एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया और वो कंपनी कौन सी थी? पब्लिक कंपनी। मेरे बच्चे, पब्लिक कंपनी को अगर आप बनाना चाहोगे तो अभी कुछ आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इफ यू वांट टू स्टार्ट द पब्लिक कंपनी देन मिनिमम 7 मेंबर्स जो है वो पब्लिक कंपनी में होने चाहिए। कितने मेंबर होने चाहिए? 7 मेंबर्स होने चाहिए। डन। तो सलोमन ने ये पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, 7 मेंबर की जरूरत थी तो 7 तो उसके घर के हैं, एक सलोमन, एक उसकी वाइफ, 4 बेटे और एक बेटी, 4 5 6 और 7। समझ में आ गई बात? तो इन 7 के 7 मेंबरों ने
पब्लिक कंपनी के अंदर क्या हुआ, अब सलोमन ने इन सबको मेंबर बनाया कि भाई आप लोग मेरी कंपनी के मेंबर बनो। सलोमन ने बिल्कुल कानूनी रूप से सारा काम किया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो कि कोई प्रकाश नाम का स्टूडेंट मेरी क्लास में भी बैठा हुआ है, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, मुझे नाम नहीं पता। मान लो आप में से कोई एक बंदा है प्रकाश। प्रकाश एक कंपनी खोलना चाहता है, तो बताओ प्रकाश, क्या कंपनी के खोलने के लिए तुम्हें जगह की जरूरत पड़ेगी या नहीं, रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी या नहीं? अगर आप एक कंपनी बिजनेस करने के लिए चला रहे हो, मैं मान लो एक कंपनी अगर आज खोलता हूं, तो मुझे प्लेस चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, चीजें चाहिए, सब कुछ चाहिए। मैं कहीं ना कहीं से खरीदूंगा या नहीं? खरीदेंगे। तो सुनना, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए, पब्लिक कंपनी को चलाने के लिए किसी सलोमन की प्रोप्राइटरशिप को परचेज कर लिया। अब आप बोलोगे सर किसी सलोमन की प्रोप्राइटरशिप को परचेज करना मतलब? देखो जी, कंपनी रजिस्टर्ड हुई, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी थी, तो सलोमन ने क्या करा, अपनी ही प्रोप्राइटरशिप जो है वो सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को सेल कर दी। अच्छा, हुआ कुछ नहीं यहां पर, इस जेब से पैसा निकला और इसी जेब में वापस चला गया। लेकिन कानूनी रूप से आप खुद सोचो, अगर आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे, कंपनी स्टार्ट करोगे, तो आपको कहीं से खरीदना तो पड़ेगा ना। तो फिर इस कंपनी ने सलोमन की सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को खरीद लिया। बात को समझ में आ रही है? तो बदले में ये कंसीडरेशन भी देंगे। सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड ने सलोमन को कंसीडरेशन में, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है ये, कुछ 38,000 मान लेते हैं, 38,782 पाउंड के तकरीबन जो है वो इस सलोमन को मिले। ठीक है, कहां से मिले? सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड से। अभी भी शायद एक दो बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर ये दोनों एक ही तो है। नहीं बच्चे, आप लोग ये कानूनी रूप से देखो, कानूनी रूप से सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड अलग है। इन द आईज ऑफ लॉ एक आर्टिफिशियल पर्सन है और सलोमन अलग है। सलोमन ये बात खुद ही सोच रहा है, या आप भी सोचो कि इस कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए कहीं से तो प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसने, इस कंपनी ने सलोमन नाम के बंदे से वो प्रॉपर्टी ले ली, खत्म बात। अब मिले कितने? 38,782 पाउंड। तो सलोमन ने क्या करा, कुछ 20,000 पाउंड के इसी कंपनी में शेयर्स लिए, 10,000 पाउंड के डिवेंचर्स लिए, और बैलेंस जो है वो कैश इन्वेस्ट कर दिया। क्या इन्वेस्ट कर दिया? कैश। मतलब सोलोमन ने इस कंपनी के अंदर वही पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर दिया। 20,000 के शेयर लिए, 10,000 के पाउंड, 10,000 पाउंड के डिवेंचर, और बैलेंस कैश इन्वेस्ट कर दिया। सही है। अभी तक कानून की जितनी चीजें थी उसको बहुत अच्छे तरीके से सलोमन ने फॉलो किया। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, क्या क्या कानून की चीजें होती हैं। देखो जी, कंपनी को बनाने की प्रक्रिया सलोमन ने पूरी फॉलो करी। मिनिमम मेंबर 7 चाहिए होते हैं, सलोमन के पास 7 के 7 मेंबर है। और मेजर शेयर होल्डर, जो इतने सारे जो शेयर लिए थे, 20,000 पाउंड के शेयर, सारे शेयर सलोमन के पास थे। बाकी उसने अपने बाकी लोगों को एक एक शेयर दे दिया था। ठीक है। अब किसी पे एक शेयर हो वो भी तो कंपनी का मेंबर होता है, किसी पे 1 लाख हो वो भी मेंबर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो 3 डायरेक्टर की आवश्यकता होती है, मिनिमम। प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3। सलोमन ने देखो यहां पर भी क्या किया, इस सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के अंदर एक डायरेक्टर बना, कौन? खुद सलोमन, चीफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। और 2 डायरेक्टर उसने बनाए अपने इन 2 बेटों को। 4 में से 2 बेटों को कंपनी का डायरेक्टर बनाया। तो बताओ क्या गलत किया? कुछ गलत नहीं किया, कानून की सारी प्रक्रिया को फॉलो किया। यहां तक ओके है, कोई दिक्कत? रिपीट कर रहा हूं इस केस को। सलोमन एक प्रोप्राइटरशिप चलाता था, किसी दोस्त ने बोला भाई कंपनी खोल ले, आगे बढ़ेगा।
कंपनी खोली गई तो कंपनी जो खोली है उस कंपनी को जगह वगैरह चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, तो उसने सलोमन से ही वो सारी जगह खरीद ली 38,700 समथिंग पाउंड में। सलोमन ने वो पैसा उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। 20,000 रुपए के शेयर लिए सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के, 10,000 के डिवेंचर लिए और बाकी बैलेंस कैश में इन्वेस्ट कर दिया। 7 लोगों की जरूरत होती है कंपनी बनाने में, तो 7 लोग सलोमन की फैमिली में ही थे। 3 डायरेक्टर की जरूरत होती है, तो 1 डायरेक्टर वो खुद बना, 2 अपने बेटे को डायरेक्टर बना दिया। अब कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जैसे ही कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो कुछ दिनों तक कंपनी ठीक ठाक चली और थोड़े समय बाद कंपनी को होने लगा क्या, लॉस होने लगा। और लगातार लॉस होने की वजह से अब समय ऐसा आ गया कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को वाइंडिंग अप करना पड़ेगा, लिक्विडेशन करना पड़ेगा कंपनी का। अब देखो यहां पर कंपनी ने, सलोमन एंड कंपनी अपने आप को लिक्विडेट करने के लिए, आपको पता है एक प्रक्रिया होती है लिक्विडेशन। ऐसा नहीं है कि लॉस हो रहा है कंपनी में ताला लगाया और चले गए। वो क्रेडिटर वगैरह का क्या होगा भाई, लिक्विडेशन की भी एक प्रक्रिया होती है। अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है और इंसॉल्वेंट हो चुकी है, उसके पास पैसे नहीं है अपने क्रेडिटर वगैरह को चुकाने के लिए, तो कानून ये बात बोलता है, कंपनीज एक्ट ये वाली बात बोलता है कि आप लोग पहले जाओ कोर्ट। आप डिसाइड नहीं करोगे कि आप लिक्विडेट हो गए। ऐसे तो हर कोई लोन ले लेगा और अपने आप को लिक्विडेट घोषित कर देगा, इंसॉल्वेंट घोषित कर देगा। सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड ने कानून का यहां भी पूरा फॉलो किया। ये कोर्ट गए, कोर्ट से बोला कि जी हमारे पास अब पैसे खत्म हो गए, हमारा लॉस हो गया, अब हमारे पास बिजनेस करने के लिए, अपने क्रेडिटर को चुकाने के लिए पैसे नहीं है। तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट अपनी तरफ से एक लिक्विडेटर भेजता है ये जांच करने के लिए कि क्या इंसॉल्वेंट पर्सन सच बोल रहा है या नहीं। तो जी लिक्विडेटर भी आया, लिक्विडेटर ने देखा कि वाकई में कंपनी के अंदर लॉस था, वाकई में सारी चीजें खराब थी। तो कोर्ट ने आदेश दे दिया भाई कंपनी को बंद करो। अब ये प्रक्रिया है कंपनीज एक्ट की, ध्यान से सुनना। अगर कोर्ट ने ये आदेश दिया कि कंपनी को बंद करो, तो कोर्ट उस कंपनी की एसेट्स को बिकवाएगा और लायबिलिटी को चुकवाएगा। खुद कंपनी एसेट्स नहीं बेचेगी, वरना कंपनी तो अब जाने वाली है। एसेट्स बिका 1 लाख रुपए का, बताएगी 10 रुपए का, या बोलेगी वो तो कबाड़े वाले को ऐसे दे दिया हमने, ये तो फ्रॉड कर लेंगे। तो वहां पर आएगा ये लिक्विडेटर खुद। तो लिक्विडेटर खुद आएगा, कंपनी को वाइंडिंग अप करवाएगा, कंपनी की एसेट्स को बेच के लायबिलिटी को चुकाकर कंपनी को लिक्विडेशन सर्टिफिकेट देगा और चला जाएगा। ठीक है, तो सुनो जी, लिक्विडेटर भी आया और लिक्विडेटर ने इस एसेट्स को बेचा और बेचने के बाद कुछ पैसे लिक्विडेटर के हाथ में आए। अब लिक्विडेटर इस पैसे को रीपे करेगा। अब सुनो, कंपनीज एक्ट में रीपेमेंट की भी एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है, एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। मैं आपको ये प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले पैसा मिलता है लिक्विडेशन के बाद सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर को, इसको मिलता है। फिर अनसिक्योर्ड को मिलता है, अनसिक्योर्ड डिवेंचर क्रेडिटर को। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है। उसके बाद मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। इसलिए तो लोग बोलते हैं डिवेंचर ले लो, सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड है, वो इसी वजह से बोलते हैं। तो पैसा मिलेगा सिक्योर्ड डिवेंचर को, फिर अनसिक्योर्ड, फिर प्रेफरेंस, फिर इक्विटी। लिक्विडेटर पर इतना ही पैसा था कि वो सिक्योर्ड वाले तक ही पैसा दिया जा सकता था। बचा हुआ पैसा अब कुछ था ही नहीं अनसिक्योर्ड को देने के लिए। अब लिक्विडेटर आता है और लिक्विडेटर ने आवाज लगाई कि भाई सिक्योर्ड डिवेंचर आ जाओ और अपना पैसा ले जाओ। अब बताओ जी, इस कंपनी का सिक्योर्ड डिवेंचर कौन था, जल्दी बताओ। ये देखो जी, जब कंपनी ओपन हुई थी तो डिवेंचर किसके पास थे, सलोमन के पास। तो सलोमन वहां से चलता चलता आया अपने पैसे लेने के लिए। अब जैसे ही सलोमन को पैसे मिलने वाले थे, बाकी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वगैरह तो परेशान हो गए। ये क्या बात हुई भाई, इसी की कंपनी, यही शेयर होल्डर, इसी के बंदे मेंबर, यही कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी के बाकी 2 बेटे भी डायरेक्टर, यही डिवेंचर होल्डर, कंपनी बर्बाद हुई, बंद हुई, पैसा भी इसको मिला, ये तो बहुत फ्रॉड करा इसने। सलोमन ने बोला भाई मैंने तो कोई फ्रॉड नहीं किया,
मैंने तो कानून की पूरी प्रक्रिया का फॉलो किया। सलोमन गया फिर खुद कोर्ट। कहाँ गया जी? कोर्ट गया। देखो केस क्या है, सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सलोमन ने कंपनी पे केस किया। जब बात कोर्ट में गई, जज के सामने गई, तो जज ने बोला कि भाई बताओ प्रक्रिया कंपनी कैसे स्टार्ट हुई। जज ने देखा कि इस सलोमन के बंदे ने एक एक स्टेप्स को फॉलो किया, किसी भी लॉ को ब्रेक नहीं किया। आप खुद सोचो कोई लॉ ब्रेक हुआ? कुछ ब्रेक नहीं हुआ। और वहां पर जज साहब ने सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हुए सलोमन को उसके डिवेंचर होल्डर के पैसे दिलवाए, क्योंकि डिवेंचर होल्डर अलग होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग, कंपनी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? तो दिस इज द केस ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। उम्मीद करता हूं आपको ये केस समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको एक और केस बताता हूं, मकोरा वर्सेस नदन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मकोरा वर्सेस नदन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। देखो मैं इसका नाम लिख रहा हूं, मकोरा वर्सेस नदन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बेटे ये जो है, इसकी मैंने एक वीडियो, इस केस लॉ की मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है। आपको इसकी वीडियो देखनी है। आपको ये वीडियो देखनी है, ठीक है? तो ये आपकी ड्यूटी है कि जैसे ही मेरी इस क्लास को खत्म करें, वैसे ही आप मकोरा वर्सेस नदन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की वीडियो, मैं इसका लिंक एक काम करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो मेरी वहां से देखनी है और उस वीडियो को आप कोशिश करना अच्छे तरीके से समझ पाओ। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको प्रेजेंट किया है वीडियो को। ठीक है, तो मकोरा वर्सेस नदन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का कुछ 3-4 मिनट का वीडियो है, आपको वो वीडियो देखना है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मैंने आपको एक केस लॉ बता दिया सलोमन का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। चलो जी, अब बढ़ते हैं। कंपनी के फीचर्स की हमने बात करी। फीचर सबसे पहला क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। अब दूसरे की बात करते हैं, परपेचुअल सक्सेशन। ये भी थोड़ा सा अच्छे से सुने, इसको इन्होंने नीचे भी दिया हुआ है। परपेचुअल सक्सेशन, बेटे परपेचुअल शब्द का मतलब होता है इनडेफिनिट। यहां लिखता हूं, परपेचुअल शब्द का मतलब होता है इनडेफिनिट, और सक्सेशन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। इनडेफिनिट एग्जिस्टेंस मतलब कि मेंबर्स कंपनी में आते जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी जो है वो फॉरएवर चलती रहती है। एक कंपनी ना, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है, तो वो मरती नहीं है। कंपनी का सिर्फ वाइंडिंग अप होता है, जैसे सोलोमन वाली कंपनी का हुआ था। कंपनी मरती नहीं है। देखो, इन द आईज ऑफ लॉ कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन आपके और मेरे जैसे बंदे जो हैं वो एक नेचुरल पर्सन है। तो नेचुरल पर्सन की डेथ होती है, कंपनी की नहीं होती। कंपनी फॉरएवर चलती रहती है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कुछ टाटा की जो कंपनी है वो 166 साल 166 ईयर्स जो हो गए इनकॉर्पोरेशन के, और उसके अंदर कितने मेंबर्स आए होंगे, कितने मेंबर्स चले गए होंगे, कितने मेंबरों की डेथ हो गई होगी, बट कंपनी जो है वो चलती रहती है। कंपनी फॉरएवर चलती रहती है। कई कंपनियां ऐसी है जो 200 साल, 300 साल, 250 साल, 80 साल, जैसे रिलायंस है। रिलायंस को बहुत साल हो चुके हैं, टाटा को कितने साल हो गए। तो इतनी सारी कंपनीज है, चलती रहती है क्योंकि इसके मेंबर्स आते हैं। इसके ऊपर एक लाइन है, मेंबर्स मे कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मेंबर आएंगे, मेंबर जाएंगे, लेकिन कंपनी जो है वो फॉर एवर चलती रहती है। बात समझ में आ गई? तो पढ़ते हैं इसको। यहां एग्जांपल देखते हैं पहले। मैनी कंपनीज इन इंडिया आर इन एग्जिस्टेंस फॉर ओवर 100 ईयर। एग्जांपल टाटा। This is possible only due to the fact that the company has perpetual existence.
There was a company which has 7 members and all of them died in an aircraft. Despite this, the company still exists unlike partnership form of business. देखो पार्टनरशिप में क्या होता है, दो मान लो पार्टनर है, दो में से एक की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म अब बंद करनी पड़ती है, क्योंकि पार्टनरशिप का रूल क्या है, पार्टनरशिप इज द एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, पार्टनरशिप एक्ट में मैंने बताया हुआ है। तो पार्टनरशिप में दो पार्टनर है, एक की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप फर्म बंद। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, अगर किसी कंपनी में 7 मेंबर है, इवन 7 के साथ एक साथ मर जाएं तो भी कंपनी कभी भी बंद नहीं होती। नए मेंबर आ जाएंगे, खत्म, दूसरे मेंबर ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। मेंबर्स में डाई और चेंज, मेंबर मर भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट इज वाउंड अप ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। The shares of the company may change hands infinitely, but that does not affect the existence of the company. Since a company is an artificial person created by law, law alone can bring an end to its life. Its existence is not affected by the death or insolvency of its member. Death और insolvency of its member से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बात कुछ समझ में आ गई? डन है। ये है परपेचुअल सक्सेशन। तो सबसे पहला हमने कर लिया कौन सा मेरे बच्चे, सेपरेट लीगल एंटिटी हमने कर लिया। दूसरा हमने कर लिया, यहां पर मकोरा का केस है जो आपको देखना है मेरे चैनल पर, परपेचुअल सक्सेशन कर लिया। तीसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी। अब जरा लिमिटेड लाइबिलिटी को अच्छे से सुनो। तीसरी केस अपना फीचर कहता है लिमिटेड लाइबिलिटी। देखो नाम में ही नजर आ रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो बेटे कंपनी के अंदर एक तो कंपनी होती है और एक कंपनी का मेंबर होता है। तो यहां पर लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब अपने मेंबरों से। याद रखना कंपनी की लाइबिलिटी ऑलवेज अनलिमिटेड रहती है। कंपनी की लाइबिलिटी ऑलवेज क्या रहती है? अनलिमिटेड। ऑलवेज अनलिमिटेड होगी कंपनी की लाइबिलिटी। मैं बात कर रहा हूं कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी। देखो जी, अब मान लो कोई बंदा है मिस्टर डी नाम का, उसने 1000 शेयर्स लिए एट द रेट ऑफ ₹10 ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, कॉल जो है वो अभी 8 रुपए की है और अभी फाइनल कॉल 2 रुपए की पेंडिंग है, मतलब कंपनी ने अभी 2 रुपए नहीं लिए। तो एक बात बताओ, अब ए लिमिटेड जो है वो अपनी कॉल लेना चाहती है, फाइनल कॉल लेना चाहती है, तो फाइनल कॉल वो अपने मेंबर से कितने रुपए मांग सकती है? 2 रुपए ही मांग सकती है। तो होगी ना मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड। तो मेंबर की लाइबिलिटी है जितने रुपए के वो शेयर लेगा उतने रुपए। तो मैं आपको लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर बताता हूं। लिमिटेड लाइबिलिटी में 3 तरीकों की कंपनी होती है, वैसे तो ज्यादा होती है बट मेनली हम ऐसे पढ़ते हैं। पहले इन 3 को समझाऊंगा, फिर इसके बाद वो ज्यादा वाली बताऊंगा। एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय अनलिमिटेड कंपनी। सब सुनना इनके नामों से। जब भी कोई कंपनी अपने आप को, अच्छा टीचर्स जो है वो यहां तक बता देते हैं, इसके आगे की चीज सुनो, बड़ी मजेदार है। जब भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, जब भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कौन पर्सन रजिस्ट्रेशन करवाता है? मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, प्रमोटर। प्रमोटर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाएगा किसके पास? आरओसी के पास। तो प्रमोटर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आरओसी को रजिस्ट्रेशन होने से पहले एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा। डॉक्यूमेंट को कहते हैं एमओए। एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सही है।
एमओए जो है वो चार्टर डॉक्यूमेंट होता है। चार्टर का मतलब, चार्टर वर्ड का मतलब होता है किंग। किंग जैसे आप बनोगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ऐसी किसी कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऊपर अभी हमने जब थ्योरी पढ़ी थी, स्टार्ट किया था, वहां एक वर्ड आया था चार्टर। चार्टर वर्ड मींस किंग डॉक्यूमेंट। ऑल वेल, तो एक प्रमोटर का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना बहुत जरूरी होता है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है, जब भी प्रमोटर बनाएगा तो ये बनता है शेड्यूल नंबर 1 के अंदर। शेड्यूल 1 में कुछ टेबल्स हैं, टेबल ए, बी, सी, डी और ई। क्लियर है? आगे जाकर इसको पढ़ने वाले हैं पूरी टेबल्स को। ये जो कंपनीज की कैटेगरी है, इन सारी कैटेगरीज को अलग अलग टेबल्स मिली हुई है। मतलब अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होंगे टेबल ए, ऐसे ऐसे करके कैटेगरीज मिली हुई है। जब भी एक प्रमोटर एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाएगा तो इनकॉर्पोरेशन के वक्त ही ये डिसाइड करेगा कि मेरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होंगी, लिमिटेड बाय गारंटी होगी। एक से ज्यादा मैंने बोला था ना, 3 से ज्यादा, तो अब बताता हूं, या तो लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी होगी, ठीक है, या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल होगी। ध्यान से सुनना सबके सब। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी आज इनकॉर्पोरेट हो रही है वो मार्केट में अपने वो लोगों को शेयर्स इश्यू करेगी। तो जो लोग कंपनी के शेयर्स परचेज करेंगे उन मेंबर्स की, वो लोग कंपनी के मेंबर बनेंगे, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी सिर्फ उतने रुपए तक जितने रुपए के उन्होंने शेयर्स परचेज किए हैं। ये जो लिमिटेड लायबिलिटी का टॉपिक है, ये मेंबर्स को उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड कर रहा है। मतलब मान लो कंपनी की लायबिलिटी ज्यादा हो गई किसी कारणवश, कंपनी लॉस में हो गई और बहुत भारी लॉस हो गया और कंपनी के ऊपर बहुत कर्जा हो गया, तो ये वाला जो टॉपिक है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का, ये अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है कि कंपनी की अगर लायबिलिटी ज्यादा भी हो जाए तो भी मेंबर उतने रुपए तक लायबल होगा जितने रुपए के उसने शेयर्स खरीदने का वादा किया था। मान लो मैंने 10,000 शेयर को खरीदने का वादा किया है 10 रुपए में और कंपनी ने मुझसे अभी 9 रुपए मांगे हैं, तो फिर बाद में कंपनी मुझसे सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए मांग सकती है। तो यहां पर इस टॉपिक को मैं बोलता हूं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। देखो, कंपनी की लायबिलिटी ऑलवेज अनलिमिटेड होती है। हम तो बात कर रहे हैं कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है उतने अमाउंट तक जितने का उसने शेयर लेने का वादा किया, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब यह होता है कि बेटे मेरे, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो शेयर्स में डील नहीं करती, जैसे कि सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी हम पढ़ेंगे आगे, इसको कहते हैं एनपीओ, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अब मैं एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हूं तो मेरा काम शेयर इशू करना नहीं है, मैं शेयर इशू नहीं करता, मतलब मैं बिजनेस ही नहीं कर रहा तो शेयर कहां से इशू करूंगा। लेकिन मेरे मेंबर तो होते। अगर एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की बात करो तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन शेयर इशू नहीं करते, मतलब वो शेयर कैपिटल वाली कंपनी नहीं होती, लेकिन उनके अंदर भी मेंबर होते हैं। तो वो मेंबर्स अपनी कंपनी को एक गारंटी देते हैं कि मान लो कभी तुम्हारा वाइंडिंग अप हुआ, तो वाइंडिंग अप के समय कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती तो तुम अपने मेंबर से पैसे मांग लेते, अनकॉल्ड अमाउंट। लेकिन अब तुम्हें पैसे कहां से आएंगे? तो फिर वही मेंबर कंपनी को ये गारंटी देते हैं कि जब तुम्हारा वाइंडिंग अप होगा तो वाइंडिंग अप के टाइम पर आप हमसे इतने पैसे ले लेना। तो मिस्टर एक्स ने बोला मैं आपको 1 लाख दूंगा, मिस्टर वाई ने बोला मैं आपको 2 लाख दूंगा, जेड ने बोला मैं 3 लाख दूंगा। और मान लो कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है अब, तो कंपनी एक्स, वाई और जेड से कितने पैसे मांग सकती है? उतने ही पैसे मांग सकती है जितने की गारंटी एक्स ने, वाई ने और जेड ने दी होगी। तो वहां पर उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी। आ गया समझ में? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में, जिसमें उनके मेंबर्स, कंपनी के मेंबर कंपनी को यह वादा करते हैं कि जब भी आपका वाइंडिंग अप होगा तो उस समय आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, हम वादा करते हैं कि हम इतनी गारंटी दे रहे हैं, इतने पैसे आप हमसे ले रहे हैं। इसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ऑल वेल, अनलिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें कंपनी की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है और कंपनी के
मेंबर्स की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। कंपनी की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड और मेंबर की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर यहां पर मेंबर का तो नुकसान हो जाएगा, तो बिल्कुल होगा। तो मेंबर ने फिर मेंबर बना क्यों? जब वो मेंबर बन रहा था तब उसको पता था ना कि इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। सब कुछ लिखा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, वो पढ़कर ही तो मेमोरेंडम को गया होगा कंपनी के अंदर। तो मेंबर की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड और कंपनी की तो होती ही अनलिमिटेड है। अब मैंने एक और बताया था, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एंड गारंटी। शेयर एंड गारंटी मतलब एक कंपनी जो शेयर कैपिटल विद गारंटी रजिस्टर्ड हुई है, मतलब इसके मेंबर्स को कंपनी ने शेयर्स भी दिए हैं और इसके मेंबर्स ने कंपनी को गारंटी भी दे रखी है। क्लियर है? तो ये है हमारी लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट। अब इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूं एक दो लाइन में। लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट इसलिए बना क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी तो ऑलवेज अनलिमिटेड होती है, तो कहीं उसके मेंबर्स को तकलीफ ना हो जाए वाइंडिंग अप के समय पर, या किसी भी समय पर मेंबर को तकलीफ ना हो। साफ साफ बोल रखा है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो मेंबर उतने अमाउंट तक लायबल होंगे जितने के उन्होंने शेयर्स परचेज किए हुए हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो मेंबर उतने ही अमाउंट तक लायबल होंगे जितने अमाउंट की उन्होंने गारंटी दी हुई है। ऑल वेल। और अगर कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है तो मेंबर की लायबिलिटी तो यहां पर अनलिमिटेड रहती है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट। पढ़ते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। तो देखो क्या है, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ द कंपनी ऑन विच ही इज मेंबर। काइंड मतलब ये वही है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, बाय गारंटी या अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है, वी नोट दैट द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ऊपर पढ़ लिया, विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, जो अपने मेंबर से डिस्टिंक्ट होती है। तो thus in the case of limited liability company, the debt of the company in totally do not become the debt of the shareholder। कंपनी के उधारी शेयर होल्डर के ऊपर मत डालना, शेयर होल्डर उतना ही पैसा देगा जितने के उन्होंने शेयर लिए। ठीक है, the liability of the member of the company is limited to the extent of nominal value of the share held by them। एक शेयर 10 रुपए का है, कंपनी ने आज 8 रुपए लिए हैं, तो 2 रुपए की ही कॉल कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। इन नो केस कैन द शेयर होल्डर बी आस्क्ड टू पे एनीथिंग मोर, उससे ज्यादा पैसे वो शेयर होल्डर आपको नहीं देगा। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो मेंबर लाइबल होंगे सिर्फ उतने अमाउंट तक जितने की उन्होंने गारंटी दी है, सिर्फ और सिर्फ एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। मैंने बोला था ना, वाइंडिंग अप के समय की ही गारंटी होती है। और हाउ एवर इट, अगर वो अनलिमिटेड कंपनी है तो मेंबर की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। ठीक है जी। चौथा कैरेक्टरिस्टिक है बेटे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो मैं ये बता चुका हूं, एक बार और रिपीट करता हूं। कंपनी जो है इन द आईज ऑफ लॉ, कंपनी लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है, नेचुरली क्रिएट नहीं हुई है, तो इसीलिए कंपनी को आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोलते हैं। देखो लिखा है, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। जैसे हमारी बर्थ होती है वैसे नहीं, नॉर्मली लॉ इसको क्रिएट करता है। इट इज लीगल और जुडिशियल एट इज इट क्रिएटेड बाय लॉ। इट इज ए पर्सन सिंस इट इज क्लोथ विद ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। बस एक कपड़े पहन रखे, इंडिविजुअल की तरह अधिकार होते हैं इनके पास, बट ये इंडिविजुअल नहीं होते। ठीक है जी। तो कंपनी की खुद की अपनी प्रॉपर्टी होती है, बैंक अकाउंट होता है, कंपनी खुद के नाम पे लोन लेती है, लाइबिलिटी भी कंपनी के नाम पे होती है, कंपनी खुद कॉन्ट्रैक्ट करती है, इवन मेंबर भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगर मेंबर को शेयर लेने हो तो वो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना। क्लियर है? तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो ये हमारा हो गया। और लास्ट है हमारा कॉमन सील। मेरे बेटे कॉमन सील मतलब वो ठप्पा, डॉक्यूमेंट पे ठप्पा। तो पुराने टाइम पर 2015 की अगर बात करें, कंपनीज एक्ट 2015 से पहले की अगर बात करें, तब कॉमन सील होना हर कंपनी के लिए मैंडेटरी हुआ करता था। कॉमन सील है ठप्पा, सील लगाना, सिग्नेचर करके ठप्पा मारना। बट 2015 के बाद से कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया गया। अब देखो सब कुछ डिजिटल हो रहा है, धीरे धीरे सब चीजें बढ़ रही हैं, तो यहां पर कॉमन सील को भी क्या कर दिया, ऑप्शनल कर दिया। नो नीड, कोई जरूरत नहीं है कॉमन सील की। समझ में आ गई बात? लेकिन ऑप्शनल हुआ है, कई कंपनी अभी भी कॉमन सील यूज करती हैं। अगर कॉमन सील आप यूज नहीं कर रहे, इन केस अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, द ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर्स और बाय अ डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। या तो 2 डायरेक्टर उस डॉक्यूमेंट को साइन कर दे
ऑथराइज डॉक्यूमेंट बन जाएगा, या एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे। बड़ी कंपनियों में कंपनी सेक्रेटरी होते हैं। सीएस का कोर्स आप लोगों ने सुना होगा, हो सकता है कई बच्चे कर भी रहे हो, ठीक है। तो ये है हमारा कॉमन सील। ये वाले टॉपिक को हम बेटे करेंगे अगली क्लास के अंदर। उम्मीद है आपको मैं समझा पाया। 1-2 मिनट और रुक जाओ, जाना नहीं है, एक बार रिवीजन करते हैं। तो मेरे बेटे कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है? सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट में 20 कहता है कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। टोटल 470 सेक्शन कंपनीज एक्ट में है, 29 चैप्टर है, 7 शेड्यूल है। एमसीए के हाथ में जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन करने की। एमसीए ने आरडी को दे रखी है, टोटल 7 आरडी है, रीजनल डायरेक्टर। उससे नीचे 25 आरओसी है, हर स्टेट का 1 आरओसी, महाराष्ट्र का 2, तमिलनाडु का 2। महाराष्ट्र के 2 कहां बैठते हैं? मुंबई पुणे में। तमिलनाडु के 2 कहां बैठते हैं? चेन्नई कोयम्बटूर में। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का 1 आरओसी कानपुर में बैठता है। ऑल वेल। फिर हम लोगों ने बात करी कंपनी की डेफिनेशन की। तो कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। 5 ऐसी कंपनी है जो कंपनी है बट उनपे कंपनीज एक्ट नहीं लगता। एक बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एग्जम्प्ट कंपनी जैसे नहाई और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर हमने फीचर्स की बात करी, कैरेक्टरिस्टिक की बात करी, एक सेपरेट लीगल एंटिटी जहां मैंने 2 केसेस बताए, सलोमन का, और एक होमवर्क है आपका मकौरा वर्सेस नदन यूनिट। ये अपलोड होते ही आपको वो वीडियो देखनी है। बात समझ में आ रही है? तो मैं चेक करूंगा आप लोगों ने वीडियो देखी या नहीं देखी। अगर अच्छी लगी उस वीडियो पे आप कमेंट जरूर करना, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोग देख रहे हो, ठीक है। डन है। फिर हमने बात करी अगली कैरेक्टरिस्टिक की, परपेचुअल सक्सेशन मतलब इनडेफिनिट एग्जिस्टेंस। मेंबर में कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मेंबर आएंगे, मेंबर जाएंगे, बट कंपनी चलती रहेगी। और फिर इसके बाद हम लोगों ने आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की बात करी, लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करी और कॉमन सील की बात करी, ठीक है जी। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास के अंदर। ऐसी बने रहो आप लोग मेरे साथ में। और एक बात, अभी मैं कंपनीज एक्ट की वीडियो अपलोड कर रहा हूं और इसके साथ साथ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की। फिर हम सीधा एलएलपी पे जाएंगे। एलएलपी करने के बाद चैप्टर नंबर 1 करेंगे और बाकी की वीडियोस कंटिन्यूअसली आती जाएंगी, क्योंकि ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप की वीडियो मैं आपको अपलोड करके दूंगा अपनी क्लास के अंदर, जो मेरी फेस टू फेस क्लासेस होती है वहां पर रिकॉर्ड करके। एक आधी वीडियो ऐसी थी जिनके अंदर वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, वो प्रॉब्लम अब ठीक हो चुकी है, आपको आगे से दिक्कतें नहीं आने वाली, ठीक है। थैंक यू सो मच।